Good afternoon once again. And in our previous class, we have just finished how does the equilibrium in the consumption and the production markets both simultaneously both takes place. Got it? And what is the condition for equilibrium? Now we will proceed further. अब जो आगे हम टॉपिक कर रहे हैं वो है एक तरीके से वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हमें दो चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, इसको हम देख लेते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स in this welfare economics, we are supposed to proceed with the two topics that are important, and two things that are important. The first one is something called the first fundamental theorem of welfare economics, and another one is the second fundamental theorem of welfare economics. Now question is why we are considering them to be the part of welfare economics. देखो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट हम इसको इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जो हम प्रोडक्शन में एफिशिएंसी चाहते हैं वो एफिशिएंसी किस लिए चाहते हैं, ताकि मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो सके और जो भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं या प्रोड्यूसर हैं, उनमें मैक्सिममली उनके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता हो, इजंट इट, ताकि उनका वेलफेयर बढ़े। तो अब वेलफेयर बढ़ेगा, दैट इज व्हाट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज, हाउ टू इंक्रीज द वेलफेयर। अब वेलफेयर दो तरह से देखा जा सकता है, इंडिविजुअल लेवल पर भी देखा जा सकता है, ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पर भी देखा जा सकता है। तो उस वेलफेयर को ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है या वो वेलफेयर कैसे एंश्योर होगा, इस चीज के बारे में, इसके बारे में इस सब्जेक्ट मैटर इज द स्टडी ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। की जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसकी जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या कह रही है और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या कह रही है। लेट अस ट्राई एंड सी दैट। पहले हम देखेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम कोशिश करेंगे समझने की सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। The first fundamental theorem of welfare economics, ठीक है कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, ये फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी automatically allocates resources efficiently। सिंपल सी बात है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि भाई जो एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी होती है ना, यानी कि अगर इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी मतलब परफेक्ट कंपटीशन परसिस्ट करता है, अगर इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन है
या कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है तो ऑटोमेटिकली ही रिसोर्स एलोकेशन जो होगा वो एफिशिएंट होगा। तो क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों होगा? कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर इकोनॉमी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, अब देखो ऐसा किस लिए होगा, इस आर्गुमेंट को हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा इसलिए होगा कि अगर इकोनॉमी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कहां पर होता है इस फर्म का परफेक्ट कंपटीशन में? प्राइस इज इक्वल्स टू एमसी के बराबर होता है। प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो? प्राइस इज इक्वल्स टू किसके होता है? मार्जिनल कॉस्ट के, परफेक्ट कंपटीशन में। आप लोगों को याद होगा परफेक्ट कंपटीशन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। यहाँ रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, ये ए आर इज इक्वल्स टू एम आर है, ठीक है, ये एम सी है। तो ए आर एम सी जहाँ पर कट करते हैं एक दूसरे को, तो ये प्राइस इज इक्वल्स टू एम सी हो गया ना। ए आर इज नथिंग बट पर यूनिट प्राइस। तो जहाँ पर प्राइस इज इक्वल्स टू एम सी होता है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है वो ये कहती है कि जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली एलोकेट करते रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, यानी कि वो एंश्योर करती है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है वो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को एंश्योर करती है, यानी कि उसमें जो आउटपुट होगा वो पेरेटो ऑप्टिमल होगा। कैसे? ध्यान से देखो, अब इसको हम समझते हैं आगे, इस पॉइंट से आगे समझते हैं। होल्ड ऑन, ये देखो कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो इसका मतलब ये हो गया एम आर एस ऑफ एक्स वाई टू कंज्यूमर ए बराबर होगा पी एक्स अपॉन पी वाई के, एंड एम आर एस ऑफ एक्स वाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू होगा पी एक्स अपॉन पी वाई के। अब ये जो पी एक्स अपॉन पी वाई और ये जो पी एक्स अपॉन पी वाई, दोनों कंज्यूमर सेम प्राइस फेस कर रहे होंगे। बोथ द कंज्यूमर्स विल फेस द सेम प्राइसेस, both the consumers will face the same prices, कि दोनों ही कंज्यूमर्स जो है सेम प्राइस को फेस करेंगे, सेम प्राइस फेस करेंगे दोनों कंज्यूमर्स। अब सवाल यह है दोनों कंज्यूमर सेम प्राइसेस कैसे फेस करेंगे? भैया सिंपल सी बात है, इसलिए फेस करेंगे क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन है, जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें क्या होता है? फर्म प्राइस, द फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। भाई जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन की फीचर पढ़ी है ना आप लोगों ने। द फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। कि एक जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। प्राइस टेकर होने का मतलब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल फर्म पर यूनिट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स इतना ज्यादा होता है कि एक इंडिविजुअल फर्म इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। सेम इज द केस विद द बायर्स, कि जो बायर्स हैं इंडिविजुअली, वो बायर्स भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो भी प्राइस होता है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट इन द सेंस कि फर्म्स आर अनेबल टू चेंज द प्राइस, सो एवरीवन फेसेस द सेम प्राइसेस। तो इसलिए कंज्यूमर ए को भी वही प्राइस फेस करता है, कंज्यूमर बी को भी उसी प्राइस पर अवेलेबल होता है। अब दोनों को सेम प्राइस पे अवेलेबल होता है, देयरफॉर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है क्या? कि एम आर एस ऑफ एक्स वाई ऑफ ए बराबर होता है एम आर एस ऑफ एक्स वाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। ये कंजम्पशन फेज में होता है, कंजम्पशन फेज में ये होता है। अब सवाल है प्रोडक्शन फेज में ये कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है? लेट अस सी दैट। आई होप ये समझ में आया होगा कंजम्पशन फेज का पॉइंट। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है आप में से कोई। हेलो स्टूडेंट्स, कोई सवाल पूछना चाहता है आप में से? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके देन
लेट्स प्रोसीड। अब देखें आगे, अभी आगे हमने पीछे किया था, अभी हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें वी हैव सीन दैट वी हैव द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, we have the production possibility curve, this is y, this is x, we have this production possibility curve pp, and we have seen the tangent on this curve. We have seen the tangent on this curve. Let's draw the tangent once more. So suppose this is the tangent, suppose this is the tangent to this curve, and this tangent is p0 at this point a, or let's have this point as z. अब z पॉइंट पर क्या है, एम आर टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई। अब ये किस तरह से परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, दैट वी हैव जस्ट सीन दैट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज इक्वल्स टू होता है एम सी, देयरफॉर एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई कैन बी रिटन एज पी एक्स अपॉन पी वाई because of perfect competition. Please participate. Yes or no, students? स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल्स टू एमसी होता है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो देयरफॉर जो जनरल कंडीशन है पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की, वो फुलफिल होगी। क्या कि एम आर एस ऑफ एक्स वाई ऑफ ए बराबर है एम आर एस ऑफ एक्स वाई ऑफ बी बराबर है पी एक्स अपॉन पी वाई विच इज इक्वल्स टू एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई विच इज इक्वल्स टू एम आर टी ऑफ एक्स वाई। तो यही तो कंडीशन थी ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है वो ये कह रही है कि अगर इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन है या कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, तो रिसोर्स एलोकेशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई अपने आप ही क्या होगा, एफिशिएंट एलोकेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी के लिए क्या है कि प्राइस रेशो सेम है मार्जिनल कॉस्ट, और परफेक्ट कंपटीशन उस चीज को गारंटी कर रहा है। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि भाई जो परफेक्ट कंपटीशन है वो एंश्योर करता है एफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेज, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन का। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? क्या ये समझ में आया है आप लोगों को? हेलो बेटे, इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है? हेलो स्टूडेंट्स, साइंस। इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है आप में से किसी ने? Well, if there are no questions, let's proceed further. Now we'll concentrate on the second welfare theorem. Now I'll concentrate on second welfare theorem. Let us see what does this mean. Let us see what does this mean. Second fundamental theorem of Ampere.
द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये कहती है कि देयर इज अ सेपरेशन of there is a separation of efficiency and distributional fairness। मतलब कहता है कि भाई देखो, एफिशिएंसी एक अलग बात है कि इकोनॉमी, सोसाइटी या इकोनॉमी एफिशिएंसी अचीव करना चाहती है, ये एक अलग बात है, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस होगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशनल इक्वालिटी होगी, कि डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होगा। फेयर होने का मतलब क्या है? दैट मीन्स पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन, सबका भला हो रहा है तो फेयर होगा, ये एक अलग चीज है। कहते हैं कि ये दोनों चीजें आपस में अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग है, इसको समझाने के लिए बताया गया कि भाई ऐसा करते हैं कि एक सोसाइटी इमेजिन कर लेते हैं जहां पर दो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। दोनों ही कंज्यूमर का एजवर्थ बॉक्स बना हुआ है। एजवर्थ बॉक्स के थ्रू दोनों ही कंज्यूमर्स की हमने यूटिलिटी ले रखी है। सपोज करो ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये एक्स कमोडिटी है, ये वाई कमोडिटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, और इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व के अकॉर्डिंगली लेट्स ड्रॉ फर्स्ट A0, A1 और A2। ये इंडिफरेंस कर्व्स हैं कंज्यूमर ए के, और ऐसे ही B0, B1 और B2 ये इंडिफरेंस कर्व हैं इसके कंज्यूमर बी के, और ये इनके टेंजेंसी पॉइंट्स हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, टेंजेंसी पॉइंट है। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये यूटिलिटी लेवल को भी रिप्रेजेंट करता है, सेटिस्फैक्शन लेवल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहता है ये यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एक यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बना सकते हैं। इससे हम क्या बना सकते हैं, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर था प्रोडक्शन के केस में, इसमें क्या बन जाएगा, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैसे बनेंगे, लेट अस ड्रॉ और ड्राइव द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। दिस the origin. Here I'll write A's utility, and here I will write B's utility. These different indifference curves are representing different levels of utilities enjoyed by A and B. Let us have, if we draw the point over here, this is the indifference curve. That means all the resources, let me mark it as A star, all the resources of all the quantities of X and Y are being allocated to A, and A is only A will get the satisfaction, B will not receive any sort of satisfaction at this point, because B has not been allocated X and Y. Entire X and Y has been given to A, हैंस ए का सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम होगा। तो इस ये पॉइंट यहाँ आ गया, सपोज कर लो ये ए स्टार, जैसा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में था। ठीक उसी तरह अगर हम इस पॉइंट पर हैं, लेट अस मार्क
this as point B, B स्टार, तो ये सपोज कर लो या B स्टार है. That means all the x and y have been allocated to B. A is getting nothing. Hence, entire satisfaction is of B. Similarly, in between, we can have different points. We can have different points. While in this case, the utility possibility curve will look like something like this. अब सवाल ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को तो हमने कॉनकेव बना दिया था, तो इसको हमने कॉनकेव क्यों नहीं बनाया? अब इसको ध्यान से समझिए कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो प्रोडक्शन यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है. तो जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनमें तो यूनिट मेजरमेंट होती है, यानी कि क्वांटिटी जो होगी वो फिक्स हो सकती है, बट जो सेटिस्फैक्शन है वो सब्जेक्टिव नेचर में है. कोई चीज मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकती है, आपको कम सेटिस्फैक्शन दे सकती है, ठीक है. बट कमोडिटीज को जब प्रोड्यूस करेंगे तो अगर एक बार में 4 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो दूसरी बार में भी 4 यूनिट प्रोड्यूस हो सकती है, तो यानी कि उसमें 1-to-1 रिलेशन चल जाएगा. बट यहां सेटिस्फैक्शन की जहां बात आती है, जहां यूटिलिटी की बात आती है, क्योंकि यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है नेचर में, तो उसमें हम वो सेटिस्फैक्शन वाली बात नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए जो इसमें यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनेगा ये इसी तरह का बनेगा. इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोगों को? हेलो हेलो, यस सर. ठीक है. अब जैसे यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जो ए पॉइंट है वो लगभग यहां पर है. सपोज करो ये, लेट मी ड्रॉ विद सम अदर कलर. ये ए पॉइंट है यहां पर, फिर ये बी पॉइंट है, लेट अस अज्यूम. ये सी पॉइंट है, लेट अस अज्यूम कि सी पॉइंट पर ए इज ज़्यादा एंड बी इज लेसर, ठीक है. अब इसी तरह अगर सपोज करो ये ऐसे होते पॉइंट्स कि ये यहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट है, लेट अस अज्यूम ये जेड पॉइंट है. अब ये Z पॉइंट है, तो इस Z पॉइंट को यहाँ कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पर दिखा सकते हैं Z पॉइंट को, क्योंकि ये इनएफिशिएंट है. इसके यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये क्या बन गया? यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. अब जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ये क्या बन गया कि ये दोनों कंज्यूमर्स की पॉसिबल सेटिस्फैक्शन लेवल को, पॉसिबल यूटिलिटी लेवल को दिखा रहा है, ठीक है. अब इसमें क्या होगा? ये सारे एफिशिएंट है. ऑल पॉइंट्स ऑन यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आर पेरेटो एफिशिएंट. ये सारे के सारे पेरेटो एफिशिएंट है. क्यों? क्योंकि दे हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट कर्व. ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व है और कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर सभी पॉइंट जो होते हैं वो पेरेटो एफिशिएंट होते हैं. तो इस यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये, दैट मीन्स ये जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमने बनाया है और इस पर जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये सभी के सभी पॉइंट्स क्या हैं? एक तरीके से पेरेटो एफिशिएंट है. और जो ये Z पॉइंट है यहां पर, ये जो Z पॉइंट है ये पेरेटो इनएफिशिएंट है. ये पेरेटो इनएफिशिएंट है, तो यहां पर ये Z पॉइंट क्या होगा? ये भी पेरेटो इनएफिशिएंट है. पेरेटो इनएफिशिएंट है. अब ये पेरेटो इनएफिशिएंट है किस लिए? क्योंकि ये अब ये पेरेटो इनएफिशिएंट है, इसीलिए क्या है कि ये एक तरीके से आपके यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर इनर रीजन में है, इसके ऊपर नहीं है. इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट, समझ में आया है? यस सर. ठीक है. अब इसी तरीके से हम एक सोशल वेलफेयर फंक्शन बना लेते हैं.
कहता है कि अब सोसाइटी का वेलफेयर क्योंकि आपने मेजर करना है, क्योंकि आपने एफिशिएंसी और डिस्ट्रीब्यूशन को सेग्रीगेट करके दिखाना है, इसलिए आप एक सोशल वेलफेयर फंक्शन भी ड्राइव कीजिए। अब हम एक ड्राइव करते हैं सोशल वेलफेयर फंक्शन। सोशल वेलफेयर फंक्शन सोशल वेलफेयर फंक्शन। अब सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या है कि ये एक तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर का बता रहा है कि सोसाइटी कैसे परसीव कर रही है, सोसाइटी कैसे देख रही है। सोसाइटी चाहे तो ए के सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकती है, चाहे तो बी के सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकती है, चाहे तो दोनों के सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकती है। सॉरी, तो सोशल वेलफेयर बन गया, फंक्शन बन गया W, विच इज अ फंक्शन ऑफ यूटिलिटी इंजॉयड बाय ए कॉमा यूटिलिटी इंजॉयड बाय बी, कि जितनी ए को यूटिलिटी मिली है जितनी बी को मिली है, यानी कि दोनों में ही ये पॉजिटिव रहेगा। मतलब ए का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो भी सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ेगा, बी का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो भी सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ेगा, दोनों का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो भी सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ेगा। इज दैट ओके? इस तरह से बना है। तो इस सोशल वेलफेयर फंक्शन के बेसिस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं सोशल वेलफेयर, सोशल इंडिफरेंस कर्व, सोशल इंडिफरेंस कर्व। लेट अस ड्रॉ सोशल इंडिफरेंस कर्व। That's right. Hold on. A is utility site and B is utility this side. So this is the indifference curve S0, then we have S1, then we have S2. अब इसमें क्या है? सोशल वेलफेयर इज इंक्लूडेड, सोशल वेलफेयर इज इंक्रीज। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि भाई सोसाइटी का मैक्सिमम वेलफेयर किस पॉइंट पे आ रहा है, और क्या जिस पॉइंट पर आ रहा है उसमें क्या कहते हैं कि एफिशिएंसी और डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस, क्या दोनों एंश्योर हो रहे हैं? दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू सी नाउ। और वो कैसे करेंगे? लेट अस सी। अब हम कंबाइन कर देंगे सोशल इंडिफरेंस कर्व को और सोशल यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को। तो अगर मैं यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ड्राइव करूं, this is A's utility, this is B's utility, got it? And this is utility possibility frontier. Let me write it as E and P, utility possibility frontier, got it? And let's have the social welfare indifference curves. Suppose one curve is this one, and we have another curve something like this, something like this. Then we have something like this.
this is S0, this is S1, this is S2. अब देखो बेटे, अब I पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट लेते हैं हम J, ये पॉइंट हो गया K, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे सपोज कर लो L, और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे M, ठीक है। अब 4 पॉइंट हो गए J, K, L, M। अब सवाल ये है इनमें से कौन सा पॉइंट जो होगा सोशल वेलफेयर फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है, या विच पॉइंट अमंग दीज इज कंसिडर्ड टू बी द वाइबल और फिजिबल पॉइंट फॉर सोशल वेलफेयर। अब अगर हम J पॉइंट को देखें तो J पॉइंट इज एफिशिएंट, बट डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस J पॉइंट में नहीं है, और J पॉइंट जो होगा सोसाइटी के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लीस्ट एक्सेप्टेबल पॉइंट है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि सोसाइटी का काम है मैक्सिमाइज करना सेटिस्फेक्शन को, सोसाइटी के सेटिस्फेक्शन को। तो J पॉइंट जो है एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एफिशिएंट तो है, क्योंकि ये यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर है, इसलिए एफिशिएंट है। बट J पॉइंट से ज्यादा बेटर एक्सेप्टेबल पॉइंट सोसाइटी को L पॉइंट होगा। क्यों होगा L पॉइंट? क्योंकि L पॉइंट जो है वो हायर सोशल इंडिफरेंस कर्व पर है रिलेटिवली टू की J पॉइंट के। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर हाँ जी, समझ में आ रहा है? सर डिस्ट्रीब्यूशन फेयरनेस क्या है? हु इज दिस? सर मुस्तफिज। Mustafa, अभी we will discuss what is distributional fairness. First, we will have to understand this thing which I am being, teaching you. That J point and L point, whether L point is more preferable than J point or not. This is the point. Hello. पहले हमें ये समझना है कि क्या L point J point से ज्यादा preferable है या नहीं है, मुझे ये बताइए। हेलो स्टूडेंट सर, ये इनएफिशिएंट है ना, वो पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे नहीं है। क्योंकि भाई पॉइंट इनएफिशिएंट है ये नहीं, ये मुझे मत बताइए। सोसाइटी इसको प्रेफर करेगी J पॉइंट की तुलना में, ये नहीं करेगी, क्योंकि L पॉइंट जो है वो हायर सोशल वेलफेयर, हायर सोशल इंडिफरेंस कर्व पर है S1 पर, और J पॉइंट जो है लोअर सोशल वेलफेयर कर्व, इंडिफरेंस कर्व पर है S0 पर। यह भी हमने देखा ना कि वेलफेयर, सोशल वेलफेयर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा उस पर वेलफेयर कम होगा तुलना में इसकी, यानी कि S1 पर वेलफेयर, S2 पर वेलफेयर ज्यादा है S1 से, और S1 पर ज्यादा है S0 से। सोसाइटी ने तो अपना वेलफेयर देखना है ना, एफिशिएंसी की बात सोसाइटी कहां करती है? मान लीजिए जब आपने किसी सामान को खरीदना है तो आप तो उसमें ये देखोगे ना कि भाई मेरे को फायदा किस में पहुंच रहा है। अब प्रोडक्शन करने वाले ने उसको एफिशिएंटली प्रोड्यूस किया नहीं किया, हाउ डज इट मैटर फॉर यू? डिड यू गेट इट? यस सर। ठीक है ना। तो पहले तो हमें सोसाइटी का, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस को डिस्कस करेंगे। अब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो L पॉइंट ज्यादा प्रेफर्ड है तुलना में J पॉइंट की, है या नहीं सर? क्यों? क्योंकि L पॉइंट हायर सोशल इंडिफरेंस कर्व पर है। ऐसे ही L पॉइंट से ज्यादा प्रेफर्ड होगा M पॉइंट, क्योंकि ये उससे भी हायर सोशल इंडिफरेंस कर्व पर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। अब सवाल है, क्या डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस, क्या एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस को एंश्योर करती है? क्या एफिशिएंट होना और डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस होना दोनों बराबर है? जब हम कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस, तो उसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस है ये सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव या जजमेंटल है, यानी कि इसमें जजमेंट काम करेगी। अगर सोसाइटी ये कह रही है कि भाई ए को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ए की यूटिलिटी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी की यूटिलिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो हम J पॉइंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, K पॉइंट को भी चूज कर सकते हैं और M पॉइंट को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों पॉइंट पर एफिशिएंसी भी है, क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट इसको मैं थोड़ा सा डार्क बना देता हूं, यूटिलिटी पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर को थोड़ा सा ठीक कर देता हूं लाइट को। तो J पॉइंट को भी है, K को भी है और M को भी है, क्योंकि ये तीनों ही यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर है, तो तीनों एफिशिएंट तो है। और डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस क्यों हो जाएगी? क्योंकि सोसाइटी का ऐसा मानना है कि ए को ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशनली फेयर भी है। बट अगर सोसाइटी ऐसा सोचती है नहीं कि ए और बी दोनों को सेम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, दोनों का यूटिलिटी लेवल सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों को इक्वल यूटिलिटी को इक्वल वेटेज दिया है, तो सोसाइटी की फेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस तो एल पॉइंट में लाई करेगी। पर एल पॉइंट एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। ठीक है ना? तो इसलिए जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर है वो ये कहती है कि भाई जो एफिशिएंसी है और जो डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये कंबाइनली स्टडी नहीं की जा सकती। ये दोनों एक साथ हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू पर। और इस डिस्ट्रीब्यूशनल, और कई बार क्या होता है कि मार्केट ने तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे, देखो ध्यान से, कई बार क्या होगा, मार्केट तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देगी क्योंकि मार्केट को तो एफिशिएंसी चाहिए, वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होगी तो वो तो एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन कर देगी। बट फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, और गवर्नमेंट इंटरवेन करके उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस को एंश्योर करेगी। गवर्नमेंट करती नहीं है क्या कि स्कीम चलाती है पुअर सेक्शन के लिए, रिचर सेक्शन पर ज्यादा टैक्सेशन इंपोज कर देती है और उनसे टैक्स की फॉर्म में रिसोर्सेज कलेक्ट करके पुअर सेक्शन के वेलफेयर के लिए स्पेंड करती है, या जो डिप्राइव्ड सेक्शन होता है उसके वेलफेयर के ऊपर स्पेंडिंग करती है गवर्नमेंट। या सुनो, तो कहता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, और अगर मान लीजिए ये दो अलग हैं और डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस नहीं आई है, सिर्फ एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंसी का काम करेगी, तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फिर डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस को एंश्योर करेगी, या इस तरह के मेजर्स लेगी, इस तरह की पॉलिसी मेजर्स लेगी कि डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस हो। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, ये समझ आया है आप लोगों को? यस सर। इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप में से किसी ने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? प्लीज डू रिप्लाई यस और नो। नो सर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपके 2 चैप्टर हो गए हैं। टूल्स ऑफ नॉर्मेटिव एनालिसिस का जो चैप्टर था ये हमने फिनिश कर लिया है। अब आज इतना ही करते हैं इसमें, ठीक है? इससे आगे का जो होगा वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे आगे का चैप्टर या जो भी टॉपिक हो। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।